डायलॉगर्स के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं श्री वशिष्ठ चौधरी। सर प्रणाम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनका विभाग है। सर आपका शुरुआत का थोड़ा सा जर्नी बताइएगा। दिल्ली तक आने का जो इतना लंबा फासला आपने क्रिएट किया, तो ये थोड़ा सा जानकारी हमें चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। जहाँ तक मेरे सफ़र का सवाल है, मेरी जर्नी फ्रॉम अ प्लेस आई कैन सी कि नॉट लेस दैन द मोस्ट वाइल्डर प्लेस ऑफ इंडिया टू मेट्रोपॉलिटन दिल्ली। ये मुझे भी लगता है कि एक परी कथा की तरह है। मैं एक सामान्य सी फैमिली में पैदा हुआ था और बड़े ही साधारण से प्राइमरी स्कूल, गांव के सरकारी स्कूलों से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, वो सारे छोटे गांव और छोटे तालुका के स्कूलों से मैंने अपनी पढ़ाई की। दो बात उसमें विशेष थी जो मैं चाहूँगा यहाँ मेंशन करना। पहला तो ये था कि शुरू से ही मैं एडमायर करता था प्रकृति के मिस्ट्री को। तो मुझे हमेशा से लगता था कि कुछ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सेकेंडली, मुझे लगता था कि ये जो लूप है जिसमें हम किसान अक्सर फंस जाते हैं और गरीबी, शिकायतें ज़िंदगी से और दर्द, बीमारी और तमाम तरह के जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसमें फंसते हैं। तो मुझे लगता था मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे कुछ करना है ताकि मैं स्वयं और उन लोगों को जिनसे मैं रिलेट करता हूँ उनकी लाइफ में रोशनी ला सके, प्रकाश ला सके। तो मैं शुरू से कोशिश करता रहा कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, कुछ विशेष बनने की कोशिश करूं। और उस क्रम में अधिक पढ़ाई की, उस क्रम में मैं काफ़ी चीज़ें, अवेयरनेस अपनी एक्सपेंड करता रहा, बढ़ाता रहा। आपको आश्चर्य होगा जान के कि मैं 9th में था तब से BBC का हिंदी प्रोग्राम सुनता था और मेन जो इंटरनेशनल जितने भी घटनाएं थी उनको मैं लिखता था। तो शुरू से ही मैं इंटरनेशनल अफेयर मेरा ऐसे ही तैयार था और मैं बहुत कुछ जान रहा होता था कि वो विश्व में क्या चल रहा है, पॉलिटिकली, रिलीजियस फ्रंट पर, सोशल फ्रंट पे, डेवलपमेंट, साइंस, तो क्या चल रहा है उसके बारे में अवेयरनेस शुरू से बढ़ती गई मेरी। और वो सिर्फ ये था कि मुझे एक विशेष बनना है, हट के आगे जाना है, इसके लिए मैं काम करता रहा। शायद सर एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ आपको स्टॉप कर रही हूँ जी मैम, कि कोई तो आइडल होगा जो आपके सामने वो रहे, वो कौन थे? तो बहुत सारे थे। मेरे बचपन के सबसे बड़े आइडल कृष्ण थे। कृष्ण को मैं बहुत एडमायर करता था, खास करके उनके जो इमोशनल सेगमेंट्स थे उनके, कि कितना रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग था लोगों के साथ उनका, उनको लोग प्रेम कितना करते थे उनके अपने समय में भी, और वो अपने गायों के लिए, अपने धरती के लिए, अपने लोगों के लिए वो कितना इन डेप्थ लव था उनको। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कृष्ण। और परहैप्स मेरी जो बैकग्राउंड थी वो, जैसे हम चरवाहे थे, हम अपने पशु भी चराने ले जाते थे नदी के उस पार, हम उस जंगल के तरफ जाते थे जो हमारे गांव के आसपास तक आती थी। और तो कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता था कृष्ण से। मैं गांधी से बहुत प्रभावित था। सुभाष चंद्र बोस के जो वो थे जो फ्रीडम फाइटिंग के, और उनके जो थॉट्स थे वो बड़े मुझे प्रभावित करते थे। मार्टिन लूथर किंग मुझे बहुत प्रभावित करते थे, क्योंकि जो सोशल जस्टिस पर उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह उन्होंने दलित और शोषित लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि वी हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। तो वो जो आई हैव अ ड्रीम था वो मुझे बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता था, बहुत गहराई के साथ। एंड परहैप्स आई ऑल्सो हैड अ ड्रीम।
तो आई मेक इट अ रियलिटी इन माई लाइफ, नॉट ओनली टू पास आउट द सिविल सर्विस एग्ज़ाम, वो तो एक था ही जो मुझे यहाँ तक लाने का जरिया बना, बट एट द सेम टाइम मेरा ड्रीम थोड़ा उससे भी आगे था। मैं लिखना शुरू किया, मैं स्टडी करना, एंड आज के तारीख में मैं इस मुकाम पे हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन सारे यूथ तक पहुँचाऊँ अपनी बात, जो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। ये बहुत एक अच्छी जगह आके हम थोड़े से एक पॉज ले रहे हैं। जब कोई इंसान मोटिवेटेड खुद होता है तभी वो मोटिवेशन टॉक्स कर पाता है, और मोटिवेशन वो लोगों को देना उनके लिए संभव होता है। तो ये जो मिट्टी है ना, ये जिस मिट्टी से आप कितने कनेक्ट हैं, आप कुछ करना चाह रहे थे आगे बढ़ के, नॉट ओनली योर स्टडीज़ बियॉन्ड दैट, तो ये भी तो एक डिवाइन ही होगा, जो ये नेचर, डिवाइन नेचर ही है जो आपको यहाँ तक आपके दिमाग में वो सब बातें डाल दी कि नॉट ओनली योर अर्निंग और आपके अपने परिवार को देखना, यू हैव टू डू समथिंग एल्स। तो मोटिवेशन टॉक्स कुछ सुनेंगे आपसे हम। बिल्कुल मैम, अक्सर जो है हम अपने विजुअल जो लाइफ है, जो फिजिकल लाइफ है, तो नॉर्मली हम अगर आप देखें तो हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं। एक है जो फिजिकल है, जो सब कुछ हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक जो है सबटिल है, एब्स्ट्रैक्ट है, जो दिखता नहीं है बट हमारी लाइफ में काम करता है, और वो जो सबटिल वर्ड है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैम, फिजिक्स के कुछ सिद्धांत हैं जो ये कहते हैं कि रंगों के जो स्पेक्ट्रम्स हैं, तो कुछ ही रंग हैं जो हमें दिखाई देते हैं। अल्ट्रावायलेट एंड रेड इंफ्रा के बाहर के सारे रंग हमें दिखाई नहीं देते। अगर हम साउंड की बात करें, जो हम सुनते हैं, मतलब मैं अपनी ज्ञान इंद्रियों की क्षमता की बात कर रहा हूँ, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी से लेके सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक ही साउंड हम सुन सकते हैं। बियॉन्ड बोथ द फ्रीक्वेंसीज वी आर डीफ ऑफ द साउंड, दैट इज वेरी सटल, उसको तो हम छू ही नहीं सकते हैं। छू नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के आसपास बहुत एक बड़ी दुनिया है जिसको ना हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन वो दुनिया हमें देख सुन सकती है, हमें प्रभावित करती है। अक्सर हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, विजिबल दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम लाइफ के बड़े पार्ट्स को हम टच नहीं कर पाते। मिट्टी की जो डिवाइनिटी है मैम, उसी दुनिया का एक भाग है जहाँ से हम पैदा होते हैं और जहाँ हम मिट जाते हैं, लास्ट में सुपुर्दे खाक हो जाते हैं। अगर उस डिवाइनिटी को हम ठीक से नहीं समझ पाए तो हम अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं समझ पाते। तो उस डिवाइनिटी से हमें प्रेरणा मिलती है कि सिर्फ अपनी जिंदगी को या अपने जुड़े हुए लोगों की जिंदगी तक हमारी जिंदगी नहीं जाती। हमारा दायित्व तो उससे बहुत बाहर है, दूर तक है, और हमें वो तब समझ में आता है जब हम उस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया को महसूस करने लगते हैं नज़दीक से। सर, आपकी एक बुक अभी रिलीज होने वाली है, किस टॉपिक पे ये है बुक? ये बुक बेसिकली लाइफ के ऊपर है कि किस तरह से हमारी ज़िंदगी प्रभावित होती है, हमारी संभावनाएं हमारे अपने माइंडसेट से, हमारे इमोशंस, हमारे प्रेजुडिसेस, हमारे बिलीफ सिस्टम्स किस तरह से हमारे लाइफ को, हमारे पैराडाइम्स किस तरह से हमारे लाइफ को प्रभावित करते हैं। अगर वो पॉजिटिव नहीं हुए तो हम अपनी डेस्टिनी को किस तरह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करते हैं। अगर उसको ठीक हम कर पाए तो हमारी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, किस तरह से यूनिवर्सल फोर्सेस हमें मदद करती हैं हम हमारे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का। और बाकी हमारे जो सेगमेंट्स हैं उस बुक के, वो ये है कि किस तरह से हम अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपने फीलिंग्स को बेहतर बना पाएँ ताकि हमारी डेस्टिनी, हमारे आगे वाला आने वाला जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो पाए। सर, जो हम सुनते आ रहे हैं कि डेस्टिनी बन के ही आता है, जो आपके भाग में लिखा होगा वही होगा, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? बहुत सारे व्यूज़ हैं लाइफ के ऊपर, सदियों से लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने बोला है, बहुत सारे व्यूज़ हैं और वो इवॉल्विंग भी है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, विजडम बढ़ रही है, वैसे वैसे हम
नई चीज़ें जानने लगे हैं। सिमिलरली जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट्स है जो ये कहता है कि डेस्टिनी प्री फिक्स्ड है। आप जब जन्म लेते हैं तो आपके पूर्व जन्म से निर्धारित होकर आती है कि आप किस फैमिली में जन्म ले रहे हैं और आपकी डेस्टिनी कैसी होगी, क्या होंगे, ये फिक्स होता है। बट जहाँ तक मैंने स्टडी किया और मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ इस चीज़ों को, वो ये है कि डेस्टिनी हमारे थॉट्स, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे इमोशंस ये डिसाइड करते हैं कि हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस ये डिसाइड करते हैं कि हमारी डेस्टिनी कैसी होगी। और डेस्टिनी एक बहुत ही डायनेमिक प्रोसेस है। हर रोज़, हर डिसीजन, हर थॉट प्रोसेस, हर इमोशंस हमारे डेस्टिनी को प्रभावित कर रहा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग कि हम कैसा सोच रहे हैं। हमारे अगर साइकोलॉजिकली आप देखें तो हमारे दो ब्रेन हैं नॉर्मली, एक है सब कॉन्शियस ब्रेन और एक है कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन ऑलमोस्ट 15% हमारे वर्क को कंट्रोल करता है, जो रीजनिंग, तर्क देना, कैसे क्या सोचना है, क्या करना है। सब कॉन्शियस ब्रेन हमारा 85% पोर्शन हमारी लाइफ का डिसाइड करता है। और वो सब कॉन्शियस ब्रेन के बाद रीजनिंग नहीं है, वो सब कुछ सच्चा मानता है। टीवी के प्रोग्राम को भी और आपकी लाइफ में होने वाली घटना में अंतर नहीं करता। उसको पास्ट और फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंट जानता है। वो तर्क नहीं करता, वो चीज़ों को पिक्चर की तरह देखता है और पूरे इमोशंस के साथ देखता है। तो जो सबकॉन्शियस फंक्शंस है उसको हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से, और सारे डिसीजन वो लेता है। जहां हम समझते हैं कि कॉन्शियस ब्रेन हमारा डिसीजन ले रहा है, ये नहीं है। कॉन्शियस ब्रेन सोचता है कि इसका क्या होना चाहिए और सब कॉन्शियस ब्रेन पीछे से बताता है कि ये होना चाहिए। उसमें हमारे इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक है कि इमीडिएटली मुझे लगता है अच्छा ये ऐसा है तो ऐसा होगा। वो पीछे से सब कॉन्शियस ब्रेन जो सारी मेमोरी स्टोर करके रखता है और इमोशंस भी, वो बताता है। तो सब कॉन्शियस फंक्शंस को समझना और उसको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, ताकि हम अपनी डेस्टिनी को ट्रांसफॉर्म कर पाएं, जो लोग नहीं समझ पाते। और उसका कारण ये होता है कि हम अपने आप को तमाम सारे सफरिंग में डाल देते हैं। दूसरा, सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे फिजिकल और हेल्थ को भी मेंटेन करता है। हमारे हार्ट कितना धड़के, हमारे ब्लड प्रेशर कैसा हो, सबकॉन्शियस ब्रेन डिसाइड करता है। हमारे इमोशंस, हम खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे, सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। तो अगर सबकॉन्शियस ब्रेन पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है तो हमारे हेल्थ को और हमारे वेल बीइंग को और हमारे फ्यूचर्स को, हमारी पॉसिबिलिटीज़ को, सबको नुकसान पहुंचाता है। तो ज़रूरी क्या है, सबकॉन्शियस ब्रेन को ठीक रखना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को समझना, पैराडाइम्स को, और इसको अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको वीड आउट करना, ठीक करना, ताकि हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर हो सके। सर, हमारे इंडिया में जो यंग जनरेशन है वो इंडिया का जो अभी फोर्स है, yes. अब ये जो अपने सब कॉन्शियस ब्रेन की बातचीत कर रहे हैं, ये तो लोगों को इतना मालूम नहीं है। अगर वो वहाँ हम करेक्शन करें और हमारे थॉट को हम वहाँ लेके जाए कि कनेक्ट हो, तब तो बेहतर जिंदगी बनेगी ना उन बच्चों की। sure. तो ये बच्चे तो जब तक थोड़ा टीनेज पार करके जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तब जाके इन सब बातों को समझ में इनको आता है कि चलो ये है क्या। स्कूल लाइफ में इतने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में लोगों को बताया जाए तो समझेंगे नहीं। बहुत बच्चे होते हैं, वो छोटे होते हैं। तो उनके लिए आपको क्या कहना है, वो कैसे ये सब चीज एडप्ट करें अपनी लाइफ में? यस मैम, सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज के दौर में, जैसे हमारे बचपन में बाहर हम खेलने जाते थे, हम प्रकृति में ज़्यादा देर रहते थे। आज के बच्चे सोशल मीडिया बुरी तरह से उनके लाइफ को प्रभावित किए हुए। तो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशंस वो सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढते हैं। मतलब वो अपने ब्रेन से नहीं पूछते कि इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, वो गूगल से पूछते हैं। आपके प्रॉब्लम्स को गूगल कैसे सॉल्व करेगा? ठीक है, तो अल्टीमेटली बात आके वहां रहती है कि बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरह से तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप हुआ है।
जब एक बच्चा 5 साल का होता है तब से उसका सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप शुरू होता है करना, और 17-18 साल तक जाके ऑलमोस्ट कंजील कर जाते हैं उसके सारे डेवलपमेंट। उसके सारे विश्वास जो है, बिलीफ सिस्टम्स, उसके सारे बायसेस जितने हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस जितने हैं, वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाते हैं। उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है उसकी अपनी फैमिली का, माँ बाप का, उसके पीयर ग्रुप का, परिवार का। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो जॉइंट फैमिली में उसकी परवरिश होती थी, उसके सबकॉन्शियस ब्रेन पे उसका बिलीफ सिस्टम अलग होता था। आज हम मोनो सिंगल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो बच्चों को अधिक लोग नहीं मिलते। रिलेशनशिप के अकाउंट पे बच्चों का जो सबकॉन्शियस बिलीव है कहीं ना कहीं डिस्टॉर्टेड हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा रिलेशंस वो देख नहीं पाते। हमारी फैमिली में बुआ, चाची, है ना, बहन, भतीजी, दादी, तो और वैसे ही मेल्स के जो रिलेशंस थे, वो सारे रिलेशंस के अपने एक डायमेंशन होते थे, और उस डायमेंशंस में पलने वाले बच्चे की जो सबकॉन्शियस है वो ज़्यादा हेल्दी होता था। आजकल बच्चे सोशल मीडिया में बहुत बुरी तरह से लिप्त हैं, और वो हर अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन सोशल मीडिया से ढूंढते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका सबकॉन्शियस ऐसा बना नहीं है। प्रकृति ने, या जो भी यूनिवर्सल फोर्सेज हैं जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, उसने जब हमें बनाया होगा तो उसने सोशल मीडिया को ध्यान में नहीं रखा होगा, क्योंकि वो उनका क्रिएशन नहीं है। तो जब हम अपने बच्चों को ये बताएं कि किस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम्स को आप समझें, अगर वो बेहतर ढंग से बना है तो ठीक है, यू कैन बिल्ड अपॉन दैट। अगर नहीं बना है तो उसको ठीक करें। एक अच्छी बात यह है कि हमारा बिलीफ सिस्टम्स, जो हमारे पैराडाइम्स हैं, ये ठीक हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल जैसे अभी दूं कि बिलीफ सिस्टम्स में रिलेशंस को लेके बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अक्सर कुछ बच्चे जिनके परिवार में, जिनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम रही, माँ बाप के झगड़े होते रहे, या कहीं कुछ हुआ, गलत हो गया, बहुत ही नेगेटिव हो गया, कई बार उनको शॉक लग जाते हैं, इमोशनल शॉक लगते हैं, वो एक गांठ की तरह उनके ब्रेन में बनती है। एक बहुत ही ऐसा विश्वास जो उनके सामान्य विश्वास को डिस्टॉर्ट करती है। वो जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनको लगता है दुनिया तो बहुत धोखेबाज है, बहुत खराब है। तो उनका एक बिलीफ सिस्टम्स जो है ऐसा ही बनता है कि हर चीज को वो एक शक की नज़र से देखते हैं। अब एक आदमी जो दुनिया को बड़ी शक की नज़र से देखता है, फेथ नहीं कर सकता, वो कैसे ग्रो करेगा? उसने तमाम सारे लिमिटेशंस पैदा कर रखे हैं, जबकि ग्रो करने के लिए आपको ओपन अप होना पड़ेगा, आपको खोलना पड़ेगा, पूरी पॉसिबिलिटीज को आपको अनटाई करना पड़ेगा, अनवेल करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्शंस जिसके व्यक्तित्व में है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बड़े लेवल पे, बड़े वर्ग के साथ वो प्रॉब्लम होती है। केवल इसलिए नहीं कि उसकी फैमिली में प्रॉब्लम थी। बहुत लोगों की जो फैमिली में नहीं भी प्रॉब्लम है, वो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं अपने नेचर से, तो वो ओपन अप नहीं होते, तो उनको अक्सर प्रॉब्लम होती है, लगता है दुनिया उनको बुरा मानती है, उनको दुनिया अप्रिशिएट नहीं कर रही है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव बिलीव उनमें पैदा होने लगता है। हमारा ब्रेन हर समय नेगेटिव एस्पिरेशंस को ज़्यादा लेता है, पॉजिटिव को कम लेता है, और इसीलिए हम धीरे धीरे हमारी जो बिलीफ सिस्टम है वो नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाती है, पॉजिटिव कम होती है। कोई बच्चा ये नहीं सोचता प्रायः कि वाह मैं कितना अप्रिशिएटेड हूँ, लोग कितना मुझे प्यार करते हैं, मैं कितना बड़ा हूँ, मेरा ज्ञान कितना बड़ा है। नोबडी थिंक अबाउट दैट। बच्चा क्या सोचता है जब बढ़ रहा होता है, लोग मुझे ऐसे समझते हैं कि मैं गंदा हूँ, है ना, मैंने उस बात पे उस दिन बोल दिया, माँ ने डांट दिया मुझे, पापा ने मुझे उस दिन झिड़की दे दी या मार दी, है ना, मैं उस दिन पढ़ा नहीं, मैं फेल हो गया। अरे योर पास्ट इज नॉट योर लाइफ, योर फ्यूचर इज। और आज अगर वो नेगेटिव बिलीफ को आप लेके बैठे रहोगे तो आप फ्यूचर कैसे बनाओगे? आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे फ्यूचर बनाने जा रहे हो वही गलत है, तो एक महान फ्यूचर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो जरूरी क्या है बच्चों को कि उनके बिलीफ सिस्टम्स पे काम किया जाए, बदला जाए,
ताकि वो अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। सो ये बहुत ज़रूरत है आज के बच्चों का। भारत जो है युवा पावर, यूथ पावर भारत का जो है वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट किया जाता है। ये यूथ अगर सही डायरेक्शन में इनकी एनर्जी को सही डायरेक्शंस में मूव करा जाए तो एक्चुअली हम वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन देश बनेंगे। वैसे भी हमारी लेगेसी जो है वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन देश की रही है। हम फिलोसफिकली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली हमेशा से एक बड़े देश रहे हैं, महान देश रहे हैं और आगे भी हम महान देश बने रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते कि हमारी युवा पीढ़ी को एक सही डायरेक्शन दिया जाए। सर, डू यू बिलीव इन द हायर पावर? Yeah, really, this is big question for me, मैम। देखें, हम हायर पावर को कई तरह से जानते समझते रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो कहा जाता था कि जो रिलीजियस श्राइन्स हैं, मंदिर हैं हमारे या दूसरे श्राइन्स हैं, वहाँ पर ईश्वर का घर है वो, और हम जाते थे, प्रार्थना करते थे, अच्छा लगता था। वहाँ से हम पॉजिटिव वाइब्स लेके आते थे, हमारी वाइब्रेशंस बढ़ती थी। देन मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करता रहा इस मामले में, क्योंकि ये सारे जो इश्यूज हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम, हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही होता है। हमारी रियलिटी लाइफ की सब्जेक्टिव है और इसीलिए हर आदमी की रियलिटी अलग अलग है ना। तो मैंने अपने रियलिटी को थोड़ा एक्सप्लोरेशंस में डाला कि एक्चुअली अगर कोई है हायर पावर तो है क्या वो। और जैसा कि हर आदमी करता है, मैं भी करता रहा, वाइंडर करता रहा, सोचता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा। बस एक चीज़ ज़रूर था कि मैं बायस नहीं था, मैं आंख बंद करके नहीं मान लिया कि यही है। मैं साइंस के सिद्धांतों में ढूंढा, मैंने प्रचलित विश्वास जो है उसमें ढूंढा, वर्ल्ड के जो फेमस रिलीजन्स हैं या फिलॉसफी है उसमें देखा। और मेरा जो पर्सनल विश्वास है वो ये है कि यस, सुपर पावर है, सुपर नेचुरल पावर है यूनिवर्स में, और सुपर नेचुरल पावर कोई अलग से पृथक बैठा हुआ कहीं रूलिंग द रूस्ट टाइप का कोई नहीं है। वो हमारे सबके बीच में वो आच्छादित है। हमारे हिंदू वाङ्मय में ये बहुत पहले से कहा जाता रहा है कि हर कण में ईश्वर है। अगर आप थोड़े से क्वांटम फिजिक्स का हम सहारा लें तो बहुत पहले एक प्रयोग हुआ था मैम क्वांटा के ऊपर। तो वो क्वांटा लाइट का सबसे छोटा सब पार्टिकल्स है और पाया गया कि उसका बिहेवियर कंट्रोल से बाहर था जो प्रयोग कर रहे थे उनसे। तो वो एक समय में दो जगह रह सकता था, आपस में बात कर सकता था और प्रयोगकर्ता के डायरेक्शंस को, डेमोन्स्ट्रेशंस को नहीं मानता था। तो उन्होंने कहा, एक बात कही जिसको हम हिंदी में बोलें तो हम हिंदी में भी बोलते हैं नेति नेति। नेति नेति का मतलब है ये भी नहीं, वो भी नहीं। मतलब हम जितना जानते हैं उससे बाहर है। तो ईश्वर को समझना हम जितना जानते हैं उससे बाहर की चीज़ है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम किसी मेटाफोर के माध्यम से, किसी बहाने हम उनको समझ नहीं पाए। तो मेरी जो समझ जहाँ तक है वो ये है कि हर कण में कॉन्शियसनेस है और इमोशंस भी है। हर कण, चाहे वो हम लिविंग बीइंग हो या नॉन लिविंग बीइंग हो, उस कण में, वो कण क्वांटा में ट्रांसफरेबल है। क्योंकि आइंस्टीन ने जब E=mc² की जब सिद्धांत दिया तो यही कहा कि हर चीज़ कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और गैस, और फ्रॉम मास टू एनर्जी, एन एनर्जी टू मास। तो अगर कोई चीज़ मास है ये, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और एनर्जी के सबसे छोटा पार्ट जो है लाइट का, उसको क्वांटा बोलते हैं। इसका मतलब इसके सब पार्टिकल्स क्वांटा में कन्वर्टेबल है और क्वांटा कॉन्शियस है। इसका मतलब ये भी कॉन्शियस है। तो अगर हर सब पार्टिकल्स कॉन्शियस है, और अभी बोसोन जो पार्टिकल्स की बात अभी की जाए, एक बड़ा प्रयोग हुआ था, उससे ये आया कि एक बेसिक पार्टिकल है जिससे यूनिवर्स की सब कुछ बने हुए हैं, एक ही चीज़ से सब कुछ बना हुआ है,
और वो कॉन्शियस है और उसमें इमोशन है। तो मैम अगर उस कॉन्शियसनेस और इमोशंस को इंटीग्रेट किया जाए यूनिवर्स के साथ जिसे सब कुछ बना हुआ है, तो मेरे समझ से वही ईश्वर है। अगर मैं कोट करूं आइंस्टीन को, तो एक बार आइंस्टीन से पूछा गया था कि ईश्वर के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा था कि when we enter into the subtle of the knowledge, we found कि there is something behind that which we are not able to understand, but that things makes the rules. That things governs the process of the universe. तो वो चीज जो समझ में नहीं आ रही वो है, सटल पार्ट, लेकिन वो यूनिवर्स के रूल्स को गवर्न कर रही है, तो शायद वही होंगे ईश्वर। और उसको हम बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस उधर है और एक सब कॉन्शियसनेस हमारे अंदर भी है, और दोनों के बीच के जो रिलेशन है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर और हमारे बीच के रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। सर मैं एक अलग सा प्रश्न कर रही हूँ दर्शक के लिए, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, आज के जो नौजवान देख रहे हैं। एक तो पेरेंट्स के लिए आपकी एक छोटी सी टॉक बहुत ज़रूरी है, और एक जो यंग है वो कैसे इस पथ पर आए, अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश वो करे ताकि सचमुच वो बने। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक बहुत सीधा सा संदेश है कि वो अपने बच्चों को अपनी जो प्रिजुडिसेस हैं उसको पुश ना करें नॉर्मली कि मेरा बच्चा ये बनेगा। वो इसलिए भी करते हैं कि उनको लगता है ये बनेगा तो मैं प्राउड फील करूंगा कि भाई इनका बच्चा ये है ना। तो अगर वो बच्चों को पुश ना करें और थोड़ा उनकी अपनी जो पॉसिबिलिटीज है वो ध्यान में रखें कि बच्चा क्या करना चाहता है। हालांकि ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि बचपन में उसे भी पता नहीं होता कि उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। तो वो बदलते रहते हैं समय के साथ, एक्सपीरियंसेस एंड विजडम के साथ, बट अल्टीमेटली वो पा ही लेता है। 17-18 साल के होते होते उसे समझ में आने लगती है। तो गार्जियन का यह है कि थोड़ा उसको फ्री रखे, थोड़ा गवर्न रखे। ओबियसली बचपन में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो वेस्ट ऑफ टाइम ना करे, वो सही काम करे, सही दिशा में जाए, बस इतना ही गवर्न करे, ज़्यादा पुश ना करें। और बच्चों के लिए जहाँ तक मेरी सलाह ये है कि बच्चों को 2-3 चीज़ें करनी चाहिए मोटा मोटी। पहला ये कि मैक्सिमम बच्चे यही नहीं समझ पाते कि उनका ड्रीम क्या है, उनके जो एस्पिरेशंस हैं, उनके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो कोई उन्हें बताए कि ड्रीम और पर्पस ऑफ लाइफ तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि वो बच्चा बैठे और वो विजुलाइज करे कि वो कैसा दिख रहा है, 10 साल बाद वो कैसा दिख रहा है, क्या है वो, और क्या वो खुश है। अगर उसके विजुअलाइजेशंस में लगता है कि नहीं वो ऐसा देख के खुश नहीं है, डॉक्टर दिख रहा है अपने को, लगता है नहीं मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, चेंज कर दे। बोले मैं इंजीनियर बनूंगा, नहीं यार इंजीनियर बन के मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, कुछ और जो उसे लगे कि ये मैं अच्छा दिख रहा हूँ, दिस इज द माई अल्टीमेट फॉर्म आई वॉन्ट टू ग्रो इन टू, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन टू, वो विजुलाइज करे। और वो एक बार करने से नहीं होगा, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन की एक फंक्शन है कि वो रेटिकुलेट करती है चीज़ों को। तो फैमिलियराइजेशन के लिए है कि वो बार बार उस चीज़ को देखे। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बच्चा एक बार कुछ सोचता है, अगले बार कुछ और सोचने लगता है, तो उसके सबकॉन्शियस लेवल पे रेटिकुलेशंस नहीं हो पाते उसके ड्रीम्स के। तो मैं ये कहूँगा कि हर वो यूथ जो अपनी ड्रीम्स विजुअलाइज कर रहा है वो बार बार करे। वो कम से कम महीना 2 महीना ये एक्सरसाइज करे, डेली 10 मिनट 15 मिनट बैठे, थोड़ा सा मेडिटेट करे। मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए। मेडिटेट करे और अपने उस फॉर्म को देखे जिसको लाइक करता है वो बनना उस फॉर्म में, और वो फील करे कि मैं हूँ आज मैं हूँ वहीं जो 10 साल बाद उसे दिख रहा है। उस फॉर्म में अपने को देखना शुरू करें,
उससे फ़ायदा ये होता है कि उसके एक्शंस, उसकी सोच, सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने लगती है। सर यहाँ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी तो देना उसको बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता अगर स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं देंगे, वो तो फॉर्म को देख भी नहीं पाएंगे बच्चे, और वो वैसे फॉर्म जैसे वो बनना अगर चाहते भी हैं, अगर कहीं दिमाग के किस कोने में कभी सोचा था, तो वो भी तो वॉश्ड आउट हो जाएगा। स्पिरिचुअल गाइडेंस सिर्फ ये वहाँ पर महत्व रखता है कि माँ बाप उसको ये बताएं कि जो तुम्हारा सपना है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं होना चाहिए, उस सपने में दूसरे का भी सपना शामिल हो। किसी गरीब का सपना, किसी निर्दोष का सपना, इनोसेंट का सपना, किसी अंडर प्रिविलेज फैमिली का सपना। आदमी बड़ा कब बनता है? जब अपने से ऊपर उठ के दूसरे की जिंदगी में शामिल होने लगता है। तो माँ बाप का जो स्पिरिचुअल हेल्प है वो इतना ही हो सकता है कि वो बताएं कि जो भी तुम बनना चाहो, जो भी सपना देखो, उस सपने में तुम्हारा अपना और दूसरे का सपना शामिल हो। ये हेल्प कर सकते हैं। रही बात जो स्पिरिचुअल गाइडेंस की, जब बच्चा देखने लगता है, विजुअलाइज करने लगता है, तो पूरा यूनिवर्स खड़ा है उसको पूरा करने के लिए। इनफैक्ट जो यूनिवर्स कॉन्शियसनेस है वो इतना प्रॉम्प्ट है कि जैसे ही आप सपना देखना शुरू करते हैं, उसको सच्चाई में तब्दील करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आपने पाओलो कोएल्हो का एक बड़ा ही फेमस कोट है कि द इंटायर यूनिवर्स कंस्पायर टू मेक इट हैपन व्हेन एवर वी एस्पायर समथिंग, ड्रीम समथिंग। तो जब हम कुछ ड्रीम करते हैं तो पूरा यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्पायर करता है कि ये पूरा हो। तो पूरा यूनिवर्स कान लगा के सुनता है कि चाहिए क्या तुमको, बस हम मांगते ही नहीं है। ठीक है, तो जो भी हम मांगेंगे यूनिवर्स पूरा तैयार है देने के लिए। हमारी पूरे नियति, मैंने इसीलिए कहा कि डेस्टिनी अलाइन होती रहती है। तो द मोमेंट वी स्टार्ट ड्रीमिंग समथिंग, द इंटायर यूनिवर्स conspire to make it happen a reality, and our destiny align itself to change so that I can be that. एक तो हमने बच्चों के लिए एक ये संदेश था कि वो विजुअलाइज करें अपने ड्रीम्स को। ड्रीम्स ऐसा हो जो उसके अपने और कुछ औरों के ड्रीम्स शामिल हो। वो समाज का हो सकता है, कमजोर वर्ग का, वो देश का हो सकता है ड्रीम्स, वो वर्ल्ड का ड्रीम्स हो सकता है। एंड देन दूसरा काम बच्चे को क्या करना चाहिए कि नॉर्मली जैसे हमने कहा कि हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स है वो नेगेटिव होने के लिए बाध्य है, अक्सर नेगेटिव होती है। तो उसको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए वो एक पॉजिटिव अफर्मेशंस करता रहे, 10 मिनट ही सही वो लिखे, और उसको जैसे वो कहता है कि मैं ब्राइट हूँ, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ। वो प्रेजेंट में ही बोलेगा, पास्ट में नहीं, मैं या फ्यूचर में नहीं, मैं दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। मैं वो उसकी जैसा भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो, वैसा जैसा वो सोच रहा है कि मेरे माता पिता हैं जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरी फैमिली या मेरे लोग, मेरे दोस्त, वो सब मेरे से बड़े कनेक्टेड हैं, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये प्रकृति मुझे बहुत प्यार करती है, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मैं ये सपना पूरा करने वाला हूँ। वो पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराने से क्या होता है कि उसकी नेगेटिव बिलीफ कम होते रहता है ना। अदरवाइज वो क्या सोचता है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, या वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ये टीचर मुझे नहीं पसंद करती, ये चाचा मुझको ऐसा बोलते हैं, पिताजी ने मुझे ऐसा बोल दिया। टू सेटल डाउन एंड टू discard all those negative beliefs, he has to affirm positively so that his subconscious brain can understand कि नहीं, बहुत अच्छा है, I am moving towards a very bright life, हमारे vibrations बेहतर है। To keep subconscious positive, he has to reiterate time and again the positive affirmations. तो डेली करे, 10 मिनट 5 मिनट, वो जो करना चाहता है लिख के रखे। अदरवाइज बहुत सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस मिलते भी हैं, वहाँ से उठाया जा सकता है। देन थर्ड है कि ग्रेटफुलनेस बहुत जरूरी है। मैं वही कहने वाली थी अभी आपसे कि
ग्रेटफुल ना होकर किसी के प्रति, Yes. ये आप बाहर की जो प्रकृति बोल रहे हैं उनके प्रति, Yes. अपने बुजुर्ग के प्रति, Yes. अपने माँ बाप के प्रति, Yes. घर में जितने भी एल्डरली जो हैं Yes. उनके प्रति, Yes. Yes. तो एक ही मात्र रास्ता है। हाँ। अगर तो ग्रेटफुल, अगर वो ग्रेटफुलनेस की एक ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से दो फायदे होते हैं बच्चों को या किसी को, हम सभी को। पहला तो ये होता है कि ही कैन काउंट ऑन हिज ब्लिसेस, कि लाइफ में मेरी ब्लिसेस कितनी है। अक्सर हम भूल जाते हैं कि कितना ब्लिसफुल लाइफ है हमारी, एक छोटी प्रॉब्लम नहीं आई, हम सोचते हैं हमारी लाइफ कितनी खराब है। कितने लोग जाके प्रॉब्लमेटिक है, सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग बिना ये सोचे कि उनकी लाइफ कितनी ब्लिसफुल है। तो ये नहीं सोचते कि आज मैं जिंदा हूँ, कितना खूबसूरत बात है। अब अच्छा सा नाश्ता कर रहा हूँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरे ये हैं, इतने रिश्ते हमारे, ये प्रकृति इतनी खूबसूरत है, ये हवा चल रही है, मुझे कितना प्यार करती है, ये धरती कितनी खूबसूरत है, ईश्वर। तो वी नेवर बी ग्रेटफुल टू ऑल द ब्लिसेस वी हैव, वी नेवर काउंट ऑन। जब हम अपने ब्लिसेस काउंट करने लगते हैं, देन वी रियलाइज कि मैं कितना अच्छा हूँ यार, मेरी लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो टू मेक आवर सेल्फ हैप्पी, ब्लिसेस काउंट करना जरूरी है। प्लस उन लोगों को बदले में आप क्या दे सकते हैं। जब आप बोलते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरी माँ ने मुझे ये किया, तो बदले में आप माँ को प्यार देते हैं, ऑफर करते हैं। उन हवाओं को जिनके लिए ग्रेटफुल आप फील कर रहे हैं, एक छोटा सा टिंज ऑफ लव भेजते हैं उनको। तो जो ग्रेटफुलनेस है, जो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है, वो आपको दो तरह से मदद करती है। एक तो आप बदले में थोड़ा सा प्यार, जो वाइब्रेशन है वो जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आप जब भी उन लोगों से मिलते हैं तो अलग ढंग से पेश आते हैं। तो आपका ना जिंदगी बदलता है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से। और ऊपर से आप हमेशा खुश रहते हैं कि हमारी लाइफ में ब्लिसेस बहुत है। तो हर बच्चे को ये तीन चीज करनी चाहिए, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ये मेरा सलाह है। आज इस टॉक शो में, इस पॉडकास्ट में, प्रभा के इस पॉडकास्ट में हमको इतने अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिल रहे हैं, हमारे दर्शक को भी कितने अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिल रहे हैं। थैंक यू। इवन आई एम ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, योर विजडम एंड शेयरिंग द सर्टेन मोमेंट्स। ये रियली मेरे लाइफ का बहुत ही खूबसूरत पल है। थैंक यू सो मच वशिष्ठ जी। थैंक यू। आप आते रहिए, थैंक यू, हमारे दर्शकों को और हमें उद्बुद्ध करते रहिए।